ये अगर कोई कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी कहीं हारा है, अपनों ने मारा है इन लोगों को, बाहर से कोई नहीं मारने आया। अब उस चीज़ को बचाने के लिए अगर मैं पुंछ की बात करूँ तो इन फाइटिंग जो पार्टी में थी, सुलकोट में, मेंढर में, राजौरी में, जहाँ जहाँ भी थी, इन फाइटिंग पार्टी में जो बीच में थी, उन लोगों ने ये एक ऐसा रोल अदा किया जो कि बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए शहरी, बीइंग ए वोटर होने के नहीं करना चाहिए था। पार्टी का तो कोई शमशीर हो ना आदमी, अगर पार्टी का कोई शमशीर नहीं, मेरे भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ बैठूँ, हमने तो जो करना था वो किया, वोट मेरा हक था, मैं काम किसमें काम मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन यही कुछ पार्टी के लोग जो इन फाइटिंग पार्टी में थी, ये लोग जब सुरकोट में जाते थे तो वहाँ कहते थे जी वो वोट दे दो मुश्ताक बुखारी को, अगर मेंढर में जाते थे तो क्या देते थे, फलाने को वोट दे दो। पुंछ में क्यों ना वोट दो, पुंछ में इसलिए वोट दो ना दो क्योंकि ये गुज्जर खड़ा हो गया अब चौधरी अफजल गनी। इन फाइटिंग, अपनी फाइटिंग की वजह से लोगों ने नहीं हराया, इन फाइटिंग की वजह से ये लोग आ रहे हैं पुंछ में, ये यहाँ पे गुज्जर बकरवाल बन जाएं, सोनकोट में पहाड़ी बन जाएं। मैं समझता हूँ इन लोगों से बचना चाहिए। जो लोग इस किस्म के लोग हैं ना, ये लोग ना मुल्क के होते हैं, ना पार्टी के होते हैं, ना ही उमर अब्दुल्ला साहब के होंगे और ना ही किसी सियासी पार्टी के साथ होंगे। और मैं सब पार्टियों से ये कहूँगा कि इन लोगों से बचना चाहिए। देश आगे है, सब आगे है और किसी ने कोई नहीं छीना, पहाड़ी मिला है, पहाड़ी दिया जाएगा और कोई पार्टी वापस नहीं लेगी। यही मैं कहता चलूँ, इस पर चीज़ों पर लक्ष्य नहीं दिया जाता। जमाल साहब, आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पहाड़ी कबीले से जो एससी स्टेटस है इनसे वापस किया जाए, कहीं ना कहीं इनका हराने में जो है अपने कैंडिडेट को अहम रोल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग मीडिया पे आके बातें दे रहे हैं, अब उन पर मैं नाम नहीं लूँगा, क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, हैं। वो कहते हैं जी पहाड़ियों ने वोट नहीं दिया, गुज्जर भाइयों ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, हैं। वो एक किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और पार्टी के लोग कर रहे हैं और उसने नहीं वोट दिया, लिहाजा ये जहाँ तक के बेईमान कह देना पार्टी में लोगों को, किसी कम्युनिटी को, किसी कबीले को, यह भी गलत बात है और वो अपने ही लोग कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करूँगा, खदारा अब इलेक्शन हो गए हैं, आप ये जंग ख़त्म करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है, कसम हो गई, आपने सारा कुछ देख लिया, मिनिस्टर बन गए। उम्मीदें क्या लगाई जा सकती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कर सकती है और क्या सहूलियात मिल सकती है और क्या बेहतरी आने वाली है? हमारे साथ मज़ीद बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद ज़मान, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं एज ए सीनियर सिटीज़न। जब भी कोई सवालात हमारे जहन में आते हैं तो इनसे समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ज़मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला ही मेरा सवाल यही होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार बना ली है, मिनिस्टर्स बन गए हैं, क्या तवक्का लगाए हुए हैं एज ए पुंछी आप और एज ए जम्मू कश्मीर के एक शहरी, एक बाशिंदा होने के नाते क्या उम्मीदें आप लगाए हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से? मैं तो सबसे पहले जो हमारी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो बनी है, इस सरकार को, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं हूँ। आज से 2-2.5 साल पहले यशपाल शर्मा की वफ़ात पा गई थी, उसके बाद मैंने तमाम किसी पार्टी में नहीं हूँ। मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ, लीगल लॉयरी हूँ और एक सिटीज़न हूँ। सोशल काम करते रहते हैं हम। तो सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने हालिया ये हुकूमत तश्कील दी है, उनको, उनकी काबीना को, जो मिनिस्टर बने, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये मिनिस्टर बने हुए हैं, इन्होंने, कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट की है और भी कुछ आज़ाद लोग आए हैं और जो नुमाइंदगी जिस तरीके से उन्होंने दी है, ये जो उनका ज़ाती कम है, लेकिन जो किया अच्छा किया है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उसकी काबीना को मुबारक देता हूँ और उससे बढ़कर मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से पुरअमन इलेक्शन यहाँ पे हुए, पीसफुल इलेक्शन हुए, पुंछ में भी हुए, पीर पंजाल में भी हुए। गिले शिकवे होते रहते हैं लेकिन ऑन दी होल जो है इलेक्शन बहुत पीसफुल हुए यहाँ पे, तो इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देता हूँ। और अभी भी कहा कि क्या आप तवक्कुआत रखते हैं, क्या रखते हैं? देखिए, हम तो तवक्कुआत तो रखते हैं। अगर ये हुकूमत बन गई है तो इनको तो फर्स्ट फुर्सत में तो ये चाहिए कि जो अवाम की खिदमत करें, अवाम के लोगों की खिदमत करें, हर जगह, हर ज़िले में, हर जहाँ भी ये जीत के आए हैं और जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, उन सब की इनको खिदमत करनी पड़ेगी। दिल में कोई बदले की भावना रख के अगर ये हुकूमत करेंगे तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत फिर चलती नहीं है। लोग देखते हैं, वाच करते हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। उमर अब्दुल्ला साहब पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उनको चाहिए कि बड़े तरीके से, जैसे आपने ओथ ली, जैसे आपने 1-2 स्टेप लिए, आपने सायरन करना बंद कर दिए गाड़ियों के कि मैं जब निकलूँ तो आगे रास्ते में फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा स्टेप है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है कि ये सायरन बंद होना चाहिए और तमाम डिस्ट्रिक्ट में
सब लोगों के ये बंद होने चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप था। उसके बाद आपने कोई काबीना की मीटिंग ली, उसमें आपने एक और भी छोटे मोटे मसाइल उभारे आपने, लेकिन आपने एक रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेट हुड के हवाले से सेंटर को लिखा। तो वो लिखा सेंटर को, आपने लिखा कि स्टेट हुड दी जानी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि जितनी जल्दी हो स्टेट हुड मिलनी चाहिए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि स्टेट हुड मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत इनको दे जाएगी। वो क्योंकि वादा बंद है, उन्होंने अमित शाह साहब ने कमिटमेंट किया, फ्लोर ऑफ द हाउस मोदी जी ने कहा है, और उनको देना भी चाहिए। लेकिन उसके लिए ग्राउंड वहाँ पे पीसफुल माहौल रखना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए किसी तरफ से। कोई सीधी दिल्ली से ये लोग आएँ और सीधी दिल्ली से वो पास हो, उसके बाद मिले, पावरें मिले, मिनिस्टर को भी मिलें, सबको मिलें। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें देश अजीज़ है, देश की एकता अखंडता अजीज़ है, अमन शांति भाईचारा अजीज़ है। और अगर कोई ऐसी बातें रख के आप स्टेट हुड में ले लें और उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल करें, तो मैं चाहता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। और अभी देखिए बड़े बड़े मुद्दे पीछे रह गए हैं, डेवलपमेंटल काम छोड़ गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो होने चाहिए। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सब पावरें हैं। जब 370 या हटा था तो उस वक्त ये, उसके बाद ये पावरें गवर्नर को मिल गई थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। उसके बाद ये स्टेट हुड आई है। तो मैं समझता हूँ कि 370 के बारे में यहाँ बड़ी चर्चा हो रही है। स्टेट हुड मिल सकता है अगर सिंसियरिटी के साथ किया जाए, जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी सिंसियर हो और हिंदुस्तान की हुकूमत भी सिंसियरिटी से काम करे, जैसे वो वादा बांधे सुप्रीम कोर्ट का। जहाँ तक आपने 370 की बात करी, देखिए मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ। आज तक हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इलेक्शन जो लड़ा है 370 के मुद्दे पर लड़ा है कि हम इसको 370 को वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं नहायत ही अदब से गुजारिश करता हूँ अपनी पॉलिटिकल लीडर से, उमर अब्दुल्ला साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से। आज आपने लहजा बदला है, जब से आपने ओथ ली है आपने ठीक है बदला है, लेकिन ये मुझे बताइए कि आपने इलेक्शन लड़ा, 370 को मुद्दा रखा, कश्मीर में तो वो उस हिसाब से लड़ा गया, जम्मू में दूसरी पार्टी बीजेपी आ गई। तो ये पोलराइजेशन के हवाले से जो आपने इलेक्शन लड़ा है, मैं समझता हूँ कि 370 के हवाले से ये कंटेम्प्ट है, ये हुक्मदुली है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की। जब एक 5 जजों ने, ये पॉलिटिकल इशू नहीं रहा था अब, क्योंकि हिंदुस्तान की अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे बड़ी अदालत है, 5 जजों पर मुश्तमिल जजों ने एक फ़ैसला दे दिया कि 370 जो है वापस नहीं लाया जा सकता। उसके ऊपर उसको मुद्दा बना के उस पर इलेक्शन लड़ना, मैं समझता हूँ ये कंटेम्प्ट है। इस पर भी गौर करना चाहिए हिंदुस्तान की, मैंने हिंदुस्तान को भी और जम्मू कश्मीर के भी, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब को भी, मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं। हम तो शेख अब्दुल्ला साहब के साथ लड़ते रहे हैं जब उनकी हुकूमत थी। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हुक्मदुली हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की और एक आप इशू लेके इलेक्शन लड़ो, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। लड़ें इलेक्शन आप, और जायज़ कोई अच्छे मुद्दे लेके आते आप। सुप्रीम कोर्ट को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट हावी है जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में। अदलिया आलिया का फैसला होना चाहिए। आज भी आप अगर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे मेरे भाई 2-3 गए हैं कि ये स्टेट हुड देने जा रहे हैं हम, तो वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहना, पहले वो मान चुके हैं कि देंगे हम स्टेट हुड, लेकिन वो एक तरीकाकार है। और जिस 370 की आप बात करते हैं, जिस पर आप इलेक्शन लड़ के आए हैं और जीते हैं, और 10 दिन के बाद हमारे भाई उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम MC जो है बदल गई है, मुझे बताइए, तो ये लोग वाच करते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ठीक है नहीं। आपको 370 के मसले में कोई लीगल शेप देना चाहिए, कुछ 7 बच्चों का मुश्तमिल जजों का बेंच मुश्तमिल होता, लेकिन क्या करेंगे आप ही क्या करते हैं कि आप उस पर रिव्यू डालते हो 370 पे जजों के फैसले के बाद, वो रिव्यू आपकी खारिज हो जाती है। तो इसलिए इस पर गौर करना पड़ेगा। मैं आपकी वसातत से, मैं बड़े आप खुल के आए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। जो भी अच्छे काम, ज़ुमान साहब, आपके कहने के मुताबिक कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका ये नज़रिया है कि सेंटर के साथ स्टेट को अच्छे रिलेशन बना के चलने की ज़रूरत है। ये तो है। अगर ये स्टेट जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब सेंटर के साथ जैसे उन्होंने लहजा बदला है, इनको बदलना पड़ेगा। और आज ही कश्मीर में उधर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं जी, देखो जी अब शेख अब्दुल्ला रास्ते से वो छोड़ गए 370। मुझे ये बताइए, अगर ये स्टेट के सेंटर के साथ नहीं बनाएंगे तो ये पैसा ये क्या कहाँ से आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, 370 या स्टेट हुड की जो बातें आप कर रहे हो, तो वो कैसे वो दी जाएंगी,
उसके लिए एक बड़ा खुशगवार माहौल बनाना पड़ेगा, पुरअमन माहौल बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब यंग हैं, एनर्जेटिक है, मैं कहूँगा उनसे गुजारिश करूँगा, उनकी काबीना भी अच्छी है, क्योंकि अब वो हर एक के लीडर हैं, हर एक के मिनिस्टर हैं, जो हारा, जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया। अब बदले की भावना रख के ले लेना कि उधर से नहीं हुआ, इधर से नहीं हुआ, तो उसमें उनको बड़ा मुस्बत रोल, पॉजिटिव रोल अदा करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा तलक है, अगर वो जायज़ काम करेंगे लोगों की बका व बहबूदी के लिए, खुशनुदी के लिए, डेवलपमेंट के लिहाज से, टूरिज़्म के हवाले से, और यहाँ पे सड़कों के हवाले से, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से, भाईचारे के हवाले से, अमन के हवाले से करेंगे, तो हर जी शोर तबका, पढ़ा लिखा तबका उसके साथ होगा। लेकिन अगर वो दोबारा कंट्राडिक्शन करें पे जैसे पहले की थी, 2014 से पहले थी या 2009 से पहले थी, उनको बदलना पड़ेगा उमर अब्दुल्ला साहब को। अगर वो बदलेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत उस हिसाब से नहीं चलेगी। इनको सेंटर के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे। अभी तक का जो आपने रवैया उनका देखा तो क्या लग रहा है कि कुछ चेंजिंग आई है या वही है रवैया? 2-3 दिन से जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, हम सेंटर में जाएंगे। वो दिल्ली प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं, अमित शाह साहब को मिलने जा रहे हैं, और मुझे सुना है, मैंने आज सुन रहा था कि वो खुद जाएंगे और बात स्टेटहुड की बात करेंगे या दीगर पैसों की बात करेंगे। हमारे स्टेट के पास पैसा ही कुछ नहीं है भाई, एक्सपेंडिचर मत, कहाँ पैसा, फंड्स कहाँ है? जब तक सेंटर हमें मदद नहीं करेगा तो ये डेवलपमेंट काम कैसे होंगे, ये तरक्याती काम कैसे होंगे? ये बेरोज़गारी, ये मुलाजमत, ये डेली वेजर, ये जो भी बच्चे हमारे लगे हुए हैं कंट्रेक्चुअल बेसिस पर, ये कैसे लगेंगे? इनको ले दे के उमर अब्दुल्ला साहब को बिल्कुल जाके बातचीत करनी पड़ी जाएगी, और आप में सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे होने होंगे। अगर ये नहीं हुए ना तो मुझे लगता है पर ये जब कंट्राडिक्शन हो जाएगी तो लोग परेशान होंगे। लोग परेशान नहीं होने चाहिए, लोगों के लिए काम करें। हमारी नेक उम्मीद, हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं अगर आप नेक काम करेंगे तो। जुमान साहब, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा, अगर ये सेंटर से हाथ मिला लेते हैं, सेंटर के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आवाम को इनका दो रुखा जो है रवैया सामने आएगा। आवाम से जब वोट मांगे तब इन्होंने कहा कि हाँ हम बीजेपी के टोटल अपोजिट हैं, बीजेपी को हमने यहाँ से इस बार लखनपुर के पार करना है, क्योंकि बीजेपी जो पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आ रही हैं वो यहाँ पे लोगों के खिलाफ है, लोगों के हक में नहीं। तो कहीं ना कहीं दो रुखे जो इनके फेज़ है, दो फेज़ सामने आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक तरफ सेंटर से हाथ मिलाएगी और दूसरी तरफ जिस चीज़ पे लोगों से जो वोट मांगे हैं वो जो है लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे और लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? देखिए, इससे पहले मैं एक और सवाल जो मेरे जहन में आया, हालांकि आपने पूछा नहीं, मैं कहता चलूँ। देखिए, ये इलेक्शन जहाँ पे हुए हैं, जो हुकूमतें जो दे जाती हैं वापस नहीं लेती हैं। अगर सेंटर ने, मोदी साहब ने या अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में गद्दा ब्राह्मण, बैकवर्ड क्लासेस, सोशल कास्टेज, पहाड़ी लोगों को, गुजर बकरवाल लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया है, तो वो वापस नहीं करेंगे, ना ही उनका कोई नज़रिया होता है। ये जो सियासी स्टंट चल रहा है, इस वक्त मैं सुन रहा हूँ, ये कि फलाने ने वोट पहाड़ियों ने दिया इसलिए उनका रवैया ये हो गया है। अमित शाह भी और मोदी साहब भी, मैं कहता हूँ, ये इस किस्म की बातों पर वो कान नहीं धरेंगे। और लोगों ने जो एक्सप्लॉयटेशन कर रखी है, ये इनको बंद करें। जो शेड्यूल ट्राइब हमें दिया है वो सब के लिए दिया हुआ है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, पहाड़ी, गुजर बकरवाल और असरार साहब, बर्लिन की दीवार जैसे जर्मन में गिरी थी, गोरे काले एक किए थे, मोदी साहब ने ये इकट्ठे किए हैं गुजर बकरवाल पहाड़ी। हाँ जी, 10% का 10% हमारा। सर, जो आपने बात कही, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। जो ये बातें कर रहे हैं वो भी भाजपा से ही ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो ये आज कह रहे हैं कि पहाड़ी कबीले के लोगों ने वोट नहीं दिए। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पुंछ के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी हो गई या सिख कम्युनिटी हो गई, इन्होंने वोट बिल्कुल नहीं दिए, सिर्फ गुजर कम्युनिटी ने वोट दिए हैं। लिहाजा पहाड़ी कबीले से जो ST स्टेटस भाजपा की तरफ से दिया गया है एक तोहफा, वो इनको वापस लेना चाहिए। देखिए असरार साहब, ये जो इलेक्शन जोरी पुंछ पीर पंजाल में हुए हैं, और जो भी इलेक्शन लड़े हैं, सुरनकोट से, मेंढर से, रजौरी से, कालाकोट से, पुंछ से, तमाम गुजर बकरवाल भाइयों ने भी, पहाड़ियों ने भी अपने कैंडिडेट को पसंद करके वोट दिया है। यहाँ पे वो तमीज़ नहीं रही है। अगर हम गनी की बात करें, इसने गुजरों का भी वोट लिया, पहाड़ियों का भी लिया। अगर हम दूसरे एजाज साहब की बात करें, उसने भी लिया है, या शाह साहब की बात करें, या शमीम गनी की बात करें, या यशपाल साहब के लड़के की बात करें, सब लोगों ने वोट दिया है। हिंदू मुसलमान सिख लोगों ने इस बार पहली बार, मैंने कहा ना, वो बर्लिन की दीवार गिरी है, तमाम लोगों ने वोट दिए हैं और इसमें कोई तमीज़ नहीं रखी है। और जो बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो अभी आपने कहा कि ये जो वोट जो हैं, ये अगर कोई कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी कहीं हारा है, हम सियासी जहन रखते हैं, 40 साल से हम पॉलिटिकल वकील भी हैं और पॉलिटिकल जहन भी रखते हैं। ये जो इलेक्शन हमारा, ये इनफाइटिंग पार्टी की वजह से मारा गया है। जहाँ जहाँ भी इनफाइटिंग है, अपनी पार्टी, अपनों ने मारा है इन लोगों को, बाहर से कोई नहीं मारने आया। अब उस चीज़ को बचाने के लिए, अगर मैं पुंछ की बात करूँ,
तो इन फाइटिंग जो पार्टी में थी, सुरकोट में, मेंढर में, राजौरी में, जहाँ जहाँ भी थी, इन फाइटिंग पार्टी में जो बीच में थी, उन लोगों ने ये एक ऐसा रोल अदा किया जो कि बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए शहरी, बीइंग ए वोटर होने के नहीं करना चाहिए था। पार्टी का तो कोई शमशीर हो जाए ना आदमी, अगर पार्टी का कोई शमशीर नहीं, मेरे भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ बैठूँ, हमने तो जो करना था वो किया, वोट मेरा हक था, मैं काम किस में काम मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन यही कुछ पार्टी के लोग जो इन फाइटिंग पार्टी में थी, ये लोग जब सुरकोट में जाते थे तो वहाँ कहते थे जी वो वोट दे दो मुश्ताक बुखारी को, अगर मेंढर में जाते थे तो क्या देते थे, फलाने को वोट दे दो। पुंछ में क्यों ना वोट दो, पुंछ में इसलिए वोट दो ना दो क्योंकि ये गुज्जर खड़ा हो गया अब चौधरी अब्दुल गनी। इन फाइटिंग, अपनी फाइटिंग की वजह से लोगों ने नहीं हराया, इन फाइटिंग की वजह से ये लोग आ रहे हैं पुंछ में, ये यहाँ पे गुज्जर बकरवाल बन जाएं, सुरकोट में पहाड़ी बन जाएं। मैं समझता हूँ इन लोगों से बचना चाहिए। जो लोग इस किस्म के लोग हैं ना, ये लोग ना मुल्क के होते हैं, ना पार्टी के होते हैं, ना ही उमर अब्दुल्ला साहब के होंगे और ना ही किसी सियासी पार्टी के साथ होंगे। और मैं सब पार्टियों से ये कहूँगा कि इन लोगों से बचना चाहिए। देश आगे है, सब आगे है और किसी ने कोई नहीं छीना, पहाड़ी मिला है, पहाड़ी दिया जाएगा और कोई पार्टी वापस नहीं लेगी। यही मैं कहता चलूँ, इस पर चीज़ों पर लक्ष्य नहीं दिया जाता। जमाल साहब, आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आज जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पहाड़ी कबीले से जो एससी स्टेटस है इनसे वापस किया जाए, कहीं ना कहीं इनका हराने में जो है अपने कैंडिडेट को अहम रोल रहा है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग मीडिया पे आके बातें दे रहे हैं, अब उनमें मैं नाम नहीं लूँगा, क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, हैं। वो कहते हैं जी पहाड़ियों ने वोट नहीं दिया, गुज्जर भाइयों ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, हैं। वो इस किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और पार्टी के लोग कर रहे हैं और उसने नहीं वोट दिया, लिहाजा ये यहाँ तक कि बेईमान कह देना पार्टी में लोगों को, किसी कम्युनिटी को, किसी कबीले को, यह भी गलत बात है और वो अपने ही लोग कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करूँगा, खदारा अब इलेक्शन हो गए हैं, आप ये जंग ख़त्म करें, आप लोगों के लिए सोचें, बका बहबूदी के लिए सोचें, भाईचारे के लिए सोचें, अमन शांति के लिए सोचें, इत्फाक के लिए सोचें, देशों की सरहदों की हिफाजत करें। और ऐसे वक्त में हम बिल्कुल साफ दिल से कहते हैं कोई पार्टी हमारी नहीं है। हल्दी क्रिटिसिज्म करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, वो हमारा हक है। वो वसल के इसबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न टूट जाए तेरी तकरीर से, ये इकबाल ने कहा था। हम तो चाहते हैं कि यहाँ अमन शांति काम हो, तो हम मिलजुल के चाहते हैं कि तमाम लोग काम करें, जो हारे हैं वो भी काम करें, जो जीते वो भी काम करें, ये जो इख्तलाफात ख़त्म करें, भाईचारा रखें। यही मेरी इसरार साहब से के ज़रिए मैं अपील कर लूँगा। और जहाँ भी कोई सरकार गलत करेगी या कोई ऐसी बात करेगी अवाम के ख़िलाफ़ करेगी, तो हम लोग पढ़ा लिखा तबका हम लोग सामने आएंगे। 1978 में हमारे लोगों ने, यशपाल शर्मा ने, राजेंद्र काका ने, जी और बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक तहलका मचा दिया था। फारूदुल्ला शेख अब्दुल्ला साहब उसको तो हुकूमत करते थे, उनको हमने जिका दिया था। तो अगर ये गलत करेंगे तो हमें बाहर लड़ना आता है, पूरी पीसफुल आंदोलन करना आता है, हम एजिटेशन करेंगे और डट के करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों के साथ हैं, अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं। शुक्रिया जमान साहब।